Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, that is Chemistry Seeker. So today our topic of discussion is hydrogen bonding and van der Waals forces. We are going to do a brief discussion of both of these topics. So let's begin. Starting with the hydrogen bonding, अगर आप देखें कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग फर्स्टली है क्या, जब कोई भी हाइड्रोजन किसी भी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या हो सकता है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, तो जब कोई भी हाइड्रोजन किसी भी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच्ड होता है तो वो एक एडिशनल बॉन्ड बना लेता है किसी दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ. तो ये जो एडिशनल बॉन्ड है दैट इज़ द हाइड्रोजन बॉन्ड. सो इसको हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से अगर समझें तो लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ अ कंपाउंड दैट इज KHF2. If you break this compound into ions, then it will break into K positive cation and HF2 negative anion. So HF2 negative anion, it is believed that it's found in the structure of FHF negative. So basically अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखेंगे तो हाइड्रोजन इज एक्टिंग एज अ ब्रिज बिटवीन बोथ ऑफ दिस फ्लोरीन एटम्स. तो फ्लोरीन, दोनों फ्लोरीन्स के बीच हाइड्रोजन एक ब्रिज की तरह एक्ट कर रहा है. तो इसके बाद हम हाइड्रोजन बॉन्ड को डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे वैलेंस बॉन्ड से, तो हाइड्रोजन बॉन्ड को हम डॉटेड फॉर्म में जो है डिनोट करते हैं. ये दैट इज द वैलेंस बॉन्ड एंड दिस वन इज द हाइड्रोजन बॉन्ड बिकॉज इट इज डिपिक्टेड बाय डॉटेड लाइन. सो बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्ड इज कंसिडरेबली लेस स्टेबल देन यूजुअल वैलेंस बॉन्ड्स. तो जो यूजुअली कोवलेंट और वैलेंस बॉन्ड जो हमारे होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड इनसे कम स्टेबल रहता है और इसको हम डॉटेड लाइन से डिपिक्ट करते हैं. तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा, यानी जिस हाइड्रोजन जिस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से ज्वाइंट है वो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा या फिर जितना स्मॉल होगा, यानी जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव और जितना ज़्यादा स्मॉल होगा उतना ही स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड होगा. इसके बाद हम देखेंगे कि हाइड्रोजन, ये तो था बेसिक इंट्रोडक्शन हाइड्रोजन बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्डिंग का. इसके बाद अगर हम देखें कि टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, तो बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम दो टाइप में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट वन इज इंटरमोलिकुलर एंड देन इज इंट्रामोलिकुलर. सो इंटरमोलिकुलर इज कि इन बिटवीन टू मोलिक्यूल्स, यानी दो अलग अलग मोलिक्यूल्स के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी दैट इज इंटरमोलिकुलर. इंट्रामोलिकुलर विद इन द मोलिक्यूल, यानी एक सिंगल मोलिक्यूल के अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है दैट इज इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. हम कंपैरेटिव स्टडी करते हैं दोनों की, एक साथ ही दोनों को समझेंगे हम. फिर इंटरमोलिकुलर में तो एसोसिएशन हो गया, क्योंकि दो अलग अलग मोलिक्यूल्स ज्वाइन हो रहे हैं तो एसोसिएशन हो गया. तो जो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये सभी एसोसिएटेड मोलिक्यूल्स को, फॉर एग्जांपल H2O, HF, इन सब को अनएसोसिएटेड मोलिक्यूल्स और लिक्विड्स, यानी जितने भी हेलाइड्स हो गए हाइड्रोजन हेलाइड्स, उनसे डिस्टिंग्विश करेगी. इसके बाद अगर आप बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर देखें मेनली, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहे थे. अगर हम हेलाइड्स देख रहे हैं कि हाइड्रोजन फ्लोराइड देखा, हाइड्रोजन क्लोराइड है, अगर हम यानी हेलाइड्स वाले ग्रुप में और ऑक्सीजन वाले ग्रुप में अगर हम डिस्कस करें तो डाउन द ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं, तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होना चाहिए था. लेकिन क्या नोटिस हुआ है कि सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका है, HF का हेलोजेंस वाले ग्रुप में और H2O का ऑक्सीजन वाले ग्रुप में. तो ये क्यों है, इसका बेसिक रीजन जो है दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि HF और H2O में दोनों, F इज ए इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, सिमिलरली ऑक्सीजन भी एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है. तो ये दोनों अच्छे खासे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं और स्मॉलर ही साइज के हैं, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेंगे. और ये इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं, यानी तो अलग अलग मोलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी. तो बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है इनका बॉइलिंग पॉइंट जो है काफ़ी ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू द अदर एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप. और अगर आप फिर सिमिलर चीज़ इंट्रामोलिकुलर में देखें, फर्स्टली तो सब्सटेंस जो भी होंगे इंट्रामोलिकुलर में वो ज़्यादा स्टेबल कौन से होंगे, कहाँ होंगे, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में होंगे. जिसमें भी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में ज़्यादा स्टेबल रहेगा, CCl4, C6H6. क्योंकि पोलर सॉल्वेंट्स में तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर के साथ ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा ना कंपाउंड, तो वहाँ इंटरमोलिकुलर ज़्यादा स्टेबल रहेंगे पोलर सॉल्वेंट्स में, तो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में इंट्रामोलिकुलर ज़्यादा स्टेबल रहेंगे. अगर हम बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो इंटरमोलिकुलर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंट्रामोलिकुलर से ज़्यादा होता है. इसको अगर हम एग्जाम्पल से देखें कि कई बार क्या होता है, अगर आप आइसोमर्स देखो, सिमिलर कंपाउंड के आइसोमर्स, तो जो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जिस आइसोमर में हो रही होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा रहेगा एज कम्पेयर टू द वन इन विच इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज टेकिंग प्लेस. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू टेक एग्जाम्पल ऑफ दिस, देन
बेसिकली अगर आप बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट देखें पैरा डेरिवेटिव्स के, तो वो ज़्यादा रहेंगे ऑर्थो डेरिवेटिव से। किस लिए? हम एग्जांपल लेते हैं ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल का। तो एज यू कैन नोटिस ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में क्या हो रही है? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद इन अ मोलिक्यूल हो रही है ना, एक ही मोलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, तो दैट इज इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और पैरानाइट्रोफिनॉल में अगर आप देखोगे तो हो रही है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी तो अलग अलग मोलिक्यूल्स के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। तो जहां इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहेगी वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बना के रखेंगे मोलिक्यूल्स अपने, मतलब पूरे कंपाउंड में सभी मोलिक्यूल्स का जो है बॉन्ड स्ट्रॉन्गर रहेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। तो इनका बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट जो है ज़्यादा रहेगा एज कम्पेयर टू द इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसके बाद अगर आप इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखें कि दो अलग अलग मोलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्डिंग हो रही है, तो ये कंबाइन होकर दो मोलिक्यूल्स डायमर्स भी बना सकते हैं और पॉलीमर्स भी बना सकते हैं। इसका एग्जांपल है, आप फॉर्मिक एसिड का डायमर ले सकते हैं। फॉर्मिक एसिड इज HCOOH। सो दिस इज अ डायमर ऑफ फॉर्मिक एसिड कि दो मोलिक्यूल्स हैं, इन्होंने हाइड्रोजन बॉन्डिंग की और ये डायमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। अगर आप पॉलीमर देखें तो HF N मोलिक्यूल्स ऑफ HF यानी हाइड्रोजन फ्लोराइड के N मोलिक्यूल्स, तो ये सब क्या है? दिस इज द वन मोलिक्यूल ऑफ HF, दिस वन इज द अदर वन। So these are n number of molecules are associating and are forming a polymer. So this is basically all about hydrogen bonding. ये hydrogen bonding का एक काफ़ी brief discussion था and almost हर एक important point जो है इसमें include हो गया है। आपके concept जो है यहाँ से question solve हो जाने चाहिए और हो जाते हैं। इतना ही आपको necessary है, आप क्विक रिविजन कर सकते हैं, that is enough. सो कमिंग ऑन द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज वंडर वॉल्स फोर्सेज। बेसिकली वंडर वॉल फोर्सेज हैं क्या? ये एक टाइप की इंटरमोलिकुलर फोर्सेज हैं अट्रैक्शन की। हम बोलते हैं कि एनवायरनमेंट में गैस है, लेकिन गैस कंडेंस फॉर्म में भी जो है एग्जिस्ट करती है। तो कंडेंस फॉर्म में वो कैसे एग्जिस्ट कर रही है? यानी मोलिक्यूल्स के बीच में कुछ इंटरमोलिकुलर फोर्सेज है ना, उन्हीं की वजह से वो एग्जिस्ट करती है। सो दोज इंटरमोलिकुलर फोर्सेज आर द वंडर वॉल फोर्सेज। और इसकी बॉन्ड एनर्जी, वंडरवॉल फोर्सेस की बॉन्ड एनर्जी 1 to 10 किलो कैलोरी पर मोल में वेरी करती है। एज दिस एनर्जी इज वेरी लो, सो दीज आर वेरी वीक फोर्सेस। ये बहुत ही वीक फोर्सेस हैं, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस नहीं होती हैं वंडरवॉल फोर्सेस, ये काफ़ी वीक फोर्सेस रहेंगी। इसके बाद हम अगर बेसिकली टाइप्स देखें वंडरवॉल फोर्सेस के, तो हमें मेनली 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज डाइपोल डाइपोल या फिर कीसोम फोर्सेस। जो कीसोम इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, इट्स फाउंडेड बाय कीसोम, सो इट्स ऑल्सो नोन एज कीसोम फोर्सेस। डाइपोल डाइपोल फोर्सेस और कीसोम फोर्सेस, इसको हम ओरिएंटेशन इफेक्ट भी बोल सकते हैं। तो बेसिकली डाइपोल डाइपोल फोर्सेस किस में एग्जिस्ट करेंगी? वो मोलिक्यूल्स जो पोलर मोलिक्यूल्स हैं, HCl है, H2O है, NH3 है, इन सब में जो है डाइपोल डाइपोल फोर्सेस होती हैं। अगर आप इसको एक्सप्लेन करना चाहें तो क्या होगा? ये पोलर मोलिक्यूल्स हैं, इनमें डाइपोल्स होगा, तो ये जो इनका डाइपोल होगा पोलर मोलिक्यूल का, ये क्या करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड को राइज कर देगा। और जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड को राइज करेगा, ये डाइपोल साथ वाले मोलिक्यूल के डाइपोल के साथ इंटरेक्ट करेगा, और ये दोनों मोलिक्यूल्स के डाइपोल्स आपस में इंटरेक्ट करके हमें क्या दे देंगे? एक इंटरमोलिकुलर, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स देंगे, या फिर यू कैन से एक मेजर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट करेंगे, एंड दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वंडर वॉल फोर्स। इसके बाद जितना ज़्यादा डाइपोल मोमेंट होगा किसी भी मोलिक्यूल में, उतने ही ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, क्योंकि डाइपोल मोमेंट से ही अट्रैक्शन क्रिएट हो रही है ना, कि पहले इस मोलिक्यूल में डाइपोल था, पोलर मोलिक्यूल है तो डाइपोल होंगे, चार्ज जो है इनमें डिस्टिंग्विश रहेंगे। डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का राइज हुआ, और उसकी वजह से जब आपस में तो एडजेसेंट डाइपोल्स ने इंटरेक्ट किया, तो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को उन्होंने क्रिएट कर दिया। तो जितना ज़्यादा डाइपोल मोमेंट रहेगा किसी भी मोलिक्यूल में, उतनी ही ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगी। और जब एक पर्टिकुलरली ओरिएंट हो रहे हैं तब ये एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट कर रहे हैं, इसलिए हम इसे ओरिएंटेशन इफेक्ट भी बोलते हैं। एंड द सेकेंड टाइप ऑफ वंडर वॉल फोर्सेस, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, दैट इज डीबाई। डीबाई इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट। सिमिलरली जैसे किसोम थे, वैसे ही डीबाई ने इन्हें इंट्रोड्यूस किया था, दैट्स वाई दीज आर नोन एज डीबाई फोर्सेस। इनको हम इंडक्शन इफेक्ट भी कहते हैं। इंडक्शन, अभी आपको समझ आ जाएगा कि इंडक्शन इनका नाम कहाँ से आया, हम इसे इंडक्शन इफेक्ट क्यों कह रहे हैं। तो बेसिकली ये कहाँ नोटिस होते हैं? नॉन पोलर मोलिक्यूल्स जो हैं, फॉर एग्जांपल आयोडीन अगर आप लें तो ये उनमें नोटिस होते हैं। तो अब जो नॉन पोलर मोलिक्यूल्स होते हैं उनका खुद का जो है इनिशियल कोई डाइपोल नहीं होता है, नॉन पोलराइज्ड होते हैं, लेकिन जब ये किसी आयन या किसी भी पोलराइज्ड मोलिक्यूल के कॉन्टैक्ट में आते हैं, उसके पास जाते हैं, तो ये डाइपोल इनमें इंड्यूस हो जाता है।
तो अब जो डायपोल इंड्यूस हो रहा है दैट्स वाई इट्स इंड्यूस्ड डायपोल, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल, यानी किसी डायपोल से एक और डायपोल इंड्यूस हो जाना। यानी ये जब किसी आयन या पोलराइज्ड मॉलिक्यूल की विसिनिटी में जाएंगे, उसके आसपास जाएंगे, उसके कांटेक्ट में आएंगे, तो इनमें डायपोल इंड्यूस होगा, दैट्स वाई इट्स इंड्यूस्ड डायपोल एंड दैट्स वाई इट्स नोन एज इंडक्शन इफेक्ट। तो जो मॉलिक्यूल इजीली डिफॉर्म हो सकते हैं या इजीली पोलराइजेबल हैं, यानी जिन मॉलिक्यूल्स पे जल्दी से डायपोल आ जाएगा, जल्दी पोलराइज, ये पोलराइज ही तो हो रहे हैं। डायपोल इंड्यूस होना मतलब क्या, पोलराइजेशन आना, किसी भी मॉलिक्यूल का पोलराइज होना। तो जो मॉलिक्यूल जितना ज़्यादा पोलराइजेबल होगा उतना ही ज़्यादा वो इंड्यूस्ड इफेक्ट शो करेगा एंड एज ए रिजल्ट उतना ही ज़्यादा उसमें डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेज रहेंगी। एंड द थर्ड वन टाइप इज इंस्टेंटेनियस डायपोल एंड इंस्टेंटेनियस induced dipole and also known as London forces. It's also referred as dispersion effect. और ये कहाँ नोटिस होगा, नोबल गैसेस में। अगर आप नोबल गैसेस को नोटिस करें तो उसमें किसोम फोर्सेस भी जीरो रहेंगी और डी बाय फोर्सेस भी। लेकिन अगर आप देखें नोबल गैसेस भी तो कंडेंस फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, तो वो कैसे एग्जिस्ट करती हैं, इसका मतलब कि और कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी है किसोम और डी बाय के अलग। तो उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को जो है हम बोल रहे हैं लंदन फोर्सेस, और यू कैन से इंस्टेंटेनियस डायपोल, इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस। इनकी एक्सप्लेनेशन क्या रहेगी, बेसिकली इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस के अराउंड जब रैपिड मूवमेंट होती है इलेक्ट्रॉन्स की, दिस इज द न्यूक्लियस, जब इस न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स की रैपिड मूवमेंट की वजह से जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है किसी भी एटम में वो क्या हो जाता है, अनसिमेट्रिकल। यहाँ तो सिमेट्रिकल है, पूरा चार्ज हर जगह सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन जब इसमें मूवमेंट होती है, रैपिड मूवमेंट इलेक्ट्रॉन्स की न्यूक्लियस के अराउंड, तो ये चार्ज जो है अनसिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो अब ये अनसिमेट्रिकली जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा उसकी वजह से एक इंस्टेंटेनियस डायपोल क्रिएट हो जाएगा। जब ये अनसिमेट्रिकल हो जाएंगे तो किसी एक तरफ नेगेटिव ज़्यादा होगा, कहीं पॉजिटिव ज़्यादा होगा, तो क्या हो गया, एक डायपोल क्रिएट हो गया। तो इंस्टेंटली जो है क्रिएट हुआ और एक कुछ स्मॉल ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए हुआ, दैट इज इंस्टेंटेनियस डायपोल क्रिएट हो गया। अब इस इंस्टेंटेनियस डायपोल वाले मॉलिक्यूल के जब पास कोई दूसरा मॉलिक्यूल आएगा तो ये उसमें भी जो है डायपोल को इंड्यूस कर देगा। जैसे लास्ट वाले में क्या हो रहा था, एक पहले से जिसमें डायपोल है वो किसी दूसरे को नॉन पोलर में चार्ज इंड्यूस कर रहा था, डायपोल इंड्यूस कर रहा था। यहाँ पहले में जिसमें इंस्टेंटेनियस आया है डायपोल, उसमें ये दूसरे में इंड्यूस कर देगा, तो वो क्या होगा, इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड डायपोल। सो दैट्स व्हाई इट्स इंस्टेंटेनियस डायपोल, इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड डायपोल। तो ये थी हमारी वंडरवॉल फोर्सेस के टाइप्स। इसके बाद जो स्ट्रेंथ है वंडरवॉल फोर्सेस की वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है कि वंडरवॉल फोर्सेस कितनी ज़्यादा होंगी। वैसे तो ये वीक फोर्सेस हैं, लेकिन उनकी भी तो कुछ स्ट्रेंथ होगी ना, कि किस मॉलिक्यूल में ये ज़्यादा है, किस में ये कम है, तो वो किस पे डिपेंड करेगी। फर्स्टली साइज ऑफ मॉलिक्यूल के, जितना ज़्यादा बड़ा साइज होगा उतनी ही ज़्यादा वंडरवॉल फोर्सेस की स्ट्रेंथ रहेगी। अगर आप एग्जाम्पल लें, पेंटेन के 3 स्ट्रक्चर्स हम ले रहे हैं। ये एक स्ट्रेट लाइन स्ट्रक्चर है एन पेंटेन, ये आइसोपेंटेन है और नियोपेंटेन। तो एज यू ऑल नो, जितनी ज़्यादा ब्रांचिंग होती है, जैसे जैसे ब्रांचिंग इंक्रीज होती है वैसे वैसे साइज जो है डिक्रीज हो जाता है। तो इसका साइज सबसे कम है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना नोट हुआ, 282.5 केल्विन। तो जैसे जैसे साइज इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होने का क्या मतलब है कि स्ट्रेंथ जो है वंडरवॉल फोर्सेस की वो ज़्यादा है, क्योंकि जितनी ज़्यादा स्ट्रांगली वो बाउंड रहेंगे उतना ही ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट हमें देना पड़ेगा ना उसको तोड़ने के लिए। सो दैट्स वाई किसी भी फोर्स की स्ट्रेंथ का आपको आइडिया उसके बॉइलिंग पॉइंट से लग सकता है। जैसे जैसे किसी भी फोर्स की स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट भी जो है इंक्रीज होगा। तो ये था इसका फर्स्ट फैक्टर कि ये साइज ऑफ मॉलिक्यूल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे साइज इंक्रीज होगा वैसे वैसे वंडरवॉल फोर्सेस की स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होगी। देन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन दी मॉलिक्यूल, किसी भी मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं उसका कैसे इफेक्ट पड़ेगा। जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, मोर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उतनी ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट से भी तो डिस्टोर्शन और डायपोल क्रिएट हो रहा था ना, कि डिस्टोर्शन हो रही थी और फिर डायपोल क्रिएट हो रहा था। तो जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे उतने ही चांसेस रहेंगे इलेक्ट्रॉन क्लाउड के डिस्टोर्शन के। तो जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड के डिस्टोर्शन के चांसेस हैं, इट मीन्स इनडायरेक्टली वो उतने ही ज़्यादा डायपोल इंक्रीज कर रहा है एंड एज ए रिजल्ट उतने ही ज़्यादा वंडरवॉल फोर्सेज जो है मॉलिक्यूल में क्रिएट हो रही हैं। तो ये हमने फैक्टर्स देखे। वंडरवॉल फोर्सेस किस किस फैक्टर पे डिपेंड करेगी, तो बेसिकली ये 2 फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है, एक तो साइज पे और एक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल, और दोनों से ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी जितना ज़्यादा बड़ा साइज होगा उतनी ही ज़्यादा स्ट्रेंथ रहेगी वंडरवॉल फोर्स की, और जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे किसी मॉलिक्यूल में उतनी ही ज़्यादा स्ट्रेंथ रहेगी वंडरवॉल फोर्सेस की। तो आज के लेक्चर में हमने टोटली क्या देखा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखी, हमने बेसिक देखा हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, फिर हमने उसकी टाइप्स देखी,
इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इंट्रामोलिकुलर। इंट्रामोलिकुलर में फिर हमने जो मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन पुट किया जाता है बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर, एंड उसमें भी इंपॉर्टेंट अगर आप देखोगे तो वो ऑर्थो और पैरा वाला जो टॉपिक हमने देखा दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद हमने देखा वंडरवॉल फोर्सेस, फिर हमने टाइप्स ऑफ वंडरवॉल फोर्सेस देखे, एंड एट लास्ट हमने देखा कि वंडरवॉल फोर्सेस को कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं डिपेंड करती है, वंडरवॉल फोर्सेस किस किस फैक्टर्स पे। तो अगर आज के आपको लेक्चर में से कोई भी डाउट आता है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं मेरे इंस्टा चैनल पे, दैट इज़ केमिस्ट्री सीकर नोट्स। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। If my videos are helping you and you want to take more lectures from me, then don't forget to like and subscribe my channel. And then see you soon with the next video. Thank you.